जीएस के पेपर में, ठीक है। और जिसको ये लग रहा कि ये पेपर इसमें क्या नहीं आएगा पेपर में, तो इसलिए कह रहे थे ताकि हम बच्चे न पढ़ाने से। सही बात बता रहे हैं। और हमारी ये आदत है इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए। और ये पता कब पता चलेगा जब पेपर आ जाएगा। जब आप अगर उसका पेपर देने जाओगे लेखपाल का, ये सब पेपर दे दो वीडियो का, तब आपको पता चलेगा इम्पोर्टेंस। नहीं तो रटते रहो, कितना रटोगे, याद कर लो रट के। इकोनॉमी के पॉइंट्स आप रट के याद कर लो, कितना याद कर पाओगे आप, कर लो। और अपने से नीलम है वो पूरी कंपनी में की लाभ तेजी हो रहा है, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं। ज्योग्राफी का टर्न जब आएगा जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वो चीज जो हमने एक बार भी नहीं पढ़ी है। इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद साइंस, दोनों इंपॉर्टेंट है। और दोनों सबसे ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। या इकोनॉमी से कम 14-15% होते हैं। 23 से कम से 23 से 30% के बीच का हिस्सा होता है इकोनॉमी का, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी, तो ये जो और ऐसी हाई क्रिएट करते हैं क्लास में नहीं बैठते। इससे पता चलता है चीजों से कि आप पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं, आप पेपर को देखते ही नहीं है पेपर कैसा आ रहा है। आप सिर्फ भरोसे बैठे तो ये चमत्कार होगा। कुछ नहीं होगा। पहली ही क्लास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहली ही क्लास में जो है आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकाल लेते हैं। बिल्कुल। अब बात बता देते हैं, देखिए यहाँ एक फेवरेट बुक है नॉर्थ सैमुअल्स, ठीक है, फेवरेट बुक है। अगर अंग्रेजी में कोई पढ़ सकता है तो इसी बुक को हम प्रेफर करेंगे। थोड़ी कठिन है, ठीक है, लेकिन शानदार किताब होती है नॉर्थ सैमुअल्स, हम इसलिए लेके आए थे, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो इसे पढ़िए। और ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है, हिंदी का सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। ये नॉर्थ सैमुअल्स आती थोड़ी महंगी रहती है, हमने तो बहुत साल पहले ली थी, पता नहीं इस समय जो है लगभग 700-800 की आई थी। बहुत ही बेहतरीन। आप जो है जो एमबीए के पढ़ाओ उसको रिकमेंड की जाती है, और इससे अच्छी कोई किताब नहीं है नॉर्थ सैमुअल्स। हिंदी में कोई किताब नहीं है। हिंदी में लेना चाहते तो रमेश सिंह ले लीजिए, ले ही लीजिए उसे। हिंदी में एक रेफरेंस बुक रमेश सिंह को पढ़ना है, ठीक है। एक आती है लाल एंड लाल, एक आती है रमेश सिंह। लाल एंड लाल मत ले लीजिए, आप रमेश सिंह को ले लीजिए, ठीक है। और एक जो है ग्लोबल इकोनॉमी बुक आती है अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं आती। खैर उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन अंग्रेजी में अगर लेना बेटी तो ये मिल जाएगी ऑनलाइन, है ना, नॉर्थ सैमुअल्स। और एक महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है, हर चीज समझ जाएंगे आप नॉर्थ सैमुअल्स अंग्रेजी। और अगर हिंदी में तो रमेश सिंह, बढ़िया किताब है रमेश सिंह। रमेश सिंह में कोई खराबी नहीं है, कोई कहीं से गड़बड़ नहीं है, अच्छी किताब है रमेश सिंह। आज समझ आएगा। तो अब आपका जो है आपकी चॉइस है, आप जिसे जो है अपने हिसाब से। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़ें, हम उससे कोई है ना। चलिए, लोगों को लग रहा है कि हकीकत में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम बचना चाह रहे थे केवल पढ़ाने से। अरे वो नीलम एंड जो अरे इसलिए तो आपसे बोला जा रहा कि ज्योग्राफी वो यही पढ़ा दो, क्योंकि वंदना में फोर्स कर रही थी पहले से, इधर से बोलना कि यही पढ़ाओ उसे पढ़ना था। नहीं, देखो हमने डिसाइड कर लिया था, या तो साइंस पढ़ाएंगे
या फिर इकोनॉमी पढ़ाएंगे। इसका रीजन आपने दोनों नहीं पढ़ा, ठीक है। और जो बच्चे पहले से आ रहे हैं उनकी प्रेफरेंस होती है। नए बच्चा आके एकदम से कहते हैं कि हम तो पता चले लोगों ने 2 बार पढ़ लिया उस चीज को, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि साइक्लिक बैच है ना। अरे साइक्लिक बैच है ना, कोई वो थोड़ी है कि क्या नाम आपकी मर्जी से जो है क्या नाम जो मन में आए तो क्या तो बीच में पढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या अमृता क्वालिटी पढ़ लेते एक क्लास अलग से लगा रहे हैं जो परमानेंट क्वालिटी चलेगी इसमें, आजीवन मरने तक क्वालिटी चलेगी। कवर पैर लटक जाएंगे तब भी बोर्ड लगा के पढ़ाते रहेंगे क्वालिटी। क्या एक ही बार पढ़ी जाती बेटा, कितनी बार पढ़ना? अरे एक ही बार पढ़ी जाती है, कितनी बार पढ़ोगे उसे? और क्या एक ही बार, कोई सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ा जाता है? आज एक क्लास ऐसी परमानेंट क्वालिटी कवर पर लटके हो तब भी बोर्ड पे क्वालिटी पढ़ाते चले जाए, है कि नहीं? होता है एक बार पढ़ा दिया, उसमें जो डाउट हो आप पढ़िए, डाउट में उनको लेके आइए। तरीका यही है, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही शानदार जो है सब्जेक्ट है ये, अपने आप में यूनिक सब्जेक्ट है ना। और अगर आप इसे पढ़ें तो इसमें इससे ज्यादा इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। और एक इकोनॉमी की अगर आपको समझ बढ़ गई, ये समझिए आप कितनी जल्दी अमीर बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको इकोनॉमी की समझ है, मार्केट की समझ है, कैपिटल की समझ है, मनी मार्केट की समझ है, अगर आप इसे समझते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, ट्रेड को समझते हैं, तो आप बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके टॉपिक जो है, पहले हम लोग टॉपिक ले लिए, सिलेबस लिख लीजिए अपना, हेडिंग डालिए सिलेबस। सिलेबस में हेडिंग डालिए सिलेबस। तो पहले अपना सिलेबस लिखिए। सिलेबस, तो पहला सिलेबस में पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग जो है सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसको समझेंगे, उसके बेसिक्स को जानेंगे हम लोग, है ना। उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन जब समझ लेंगे कि सब्जेक्ट जो है कैसे वर्क करता है, क्या उसकी बेसिक्स हैं, है ना, और इसकी जो इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश जिसे कहा जाता है, क्या कहता है उसके बारे में, है ना। क्या हमारा जो इंडियन जो सिनेरियो है, हमारा परिदृश्य, भारतीय परिदृश्य इकोनॉमी को लेकर क्या रहा है ना। तो इसका जो इंसाइक्लोपीडिया है उसे समझ लेंगे, विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया जिसकी, ठीक है। और वो भी किससे संबंधित, इसके एस्टेब्लिशमेंट से, है ना। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट पार्ट है, इसके आने का, अस्तित्व में आने का जो पार्ट है वो, और बेसिक चीजें दो चार है ना, सब्जेक्ट की डेफिनेशन, है ना, ये सारी चीजें इनको पढ़ लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप अंग्रेजी लिखते जाइए, हम हिंदी बताते जाएंगे बाद में, जब टॉपिक शुरू होगा तो हम उसकी हिंदी से बता देंगे आपको। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। जैसे आप देखते होंगे मार्केट में एकदम से पता चला, जो रिटेल जो प्राइसेस हैं वो हाइक होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, खुदरा मूल्य जो है ना, आपका जो क्या नाम क्या कहते हैं, खुदरा और क्या होता है, तो रिटेल प्राइस होता है, और एक जो उसे क्या नाम, थोक
खुदरा प्राइस आपका कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों चीज़ों के रेट ऊपर चले जाते हैं, है ना, क्यों जो है एकदम से महंगाई बढ़ जाती है, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और ये कितना होना चाहिए, बैलेंस कितना होना चाहिए इसका इन्फ्लेशन का, अगर ये कम हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, है ना, सारे इस सिनेरियो को हम लोग स्टडी करेंगे। और जब इन्फ्लेशन जान लेंगे, इन्फ्लेशन जानने के बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, पॉलिसी देते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो आपका रुपया है, ठीक है, जो आपकी करेंसी है, वो करेंसी का जो है क्या नाम उसका लिक्विडिटी फॉर्म, है ना, कितनी लिक्विड मनी होना चाहिए आपकी टोटल इकोनॉमी का, कितना जो है क्या नाम मॉनिटरिंग जो पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, आपके रुपए, आपके जो रुपया है हमारी करेंसी, रुपए को लेकर या किसी भी देश की क्या होनी चाहिए। क्यों कोई देश जो है अपनी जो है मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करके एकदम से अपने पैसे की वैल्यू गिरा देता है, जैसे चीन करता है, तेल की वैल्यू क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ना, उसकी क्या रीजन है, क्यों डॉलर इतना स्ट्रांग है ना, क्यों जो है क्या नाम एक इंटरनेशनल करेंसी है वो, और हम क्यों नहीं बन सकते, और क्यों नहीं हम इंटरनेशनल करेंसी क्यों नहीं बन सकते, और अगर बनना चाहें तो कैसे बनेंगे, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, है ना, ठीक है, क्यों डॉलर ही जो है इंटरनेशनल करेंसी है, यूरो में व्यापार कैसे होता है, क्यों होता है ना, सारी चीजें जानेंगे, हमारी करेंसी कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है, असलियत जो उनको पता चलेगी सरकारों को, जैसे सरकारें अगर मैनिपुलेट कर रही है और लोगों को रत्ती भर समझ नहीं है इकोनॉमी। अब जब मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे और उसके बाद हम अपना बैंकिंग सिस्टम, भाई जब मॉनेटरी पॉलिसी बना लेंगे तो अपना बैंकिंग सिस्टम देखेंगे, कैसे जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम रन कर रहा है, और बैंकिंग सिस्टम में बैंकिंग जो पॉलिसीज हैं उनको देखेंगे, आरबीआई को देखेंगे, है ना, अपने जो है बैंक से लोकल बैंक से उनको देखेंगे, है ना, लीडिंग बैंक से देखेंगे। बैंकिंग सिस्टम जब देख लेंगे उसके बाद जो है हम लोग आएंगे कैपिटल में। कैपिटल में सबसे पहले देखेंगे मनी कैपिटल, और मनी कैपिटल के बाद हम लोग देखेंगे सॉरी मार्केट देखेंगे, कैपिटल मनी मार्केट, कैपिटल को नहीं पढ़ना होगा, बताता नहीं, मनी मार्केट देखेंगे, मार्केट आएंगे से हम लोग कैपिटल से मिलेंगे, मनी मार्केट पढ़ेंगे और उसके बाद कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, अगर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ लेंगे उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम। हम लोग जो है नेशनल इनकम देखेंगे, कितनी है हमारी नेशनल इनकम, कैसे जो है इसे क्या नाम कैलकुलेट किया जाता है ना, जीडीपी, जीएनपी, है ना, ये सब क्या होता है, सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। अगर जब नेशनल इनकम देख लेंगे सीधी सी बात है, इसका फिस्कल भी जो फिस्कल पार्ट है वो भी देखेंगे, फिस्कल पॉलिसी भी जो है हम लोग देखेंगे, या फिस्कल सिस्टम देखेंगे हम लोग। इसका जो है फिस्कल सिस्टम देखेंगे कि फिस्कल सिस्टम क्या होता है। फिस्कल सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारी इनकम है उससे ज़्यादा कर्जा ले लें तो क्या होगा। अभी वर्तमान में भारत पर टोटल जीडीपी का टोटल जो हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद, उस सकल घरेलू उत्पाद के कितना परसेंट जो है पर कर्ज है। जो कम रहे तो क्या होगा, ये ज़्यादा रहे तो क्या होगा, ये इन्फ्लेशन को कैसे इम्पैक्टेड जो है, इन्फ्लेशन पर कैसे इम्पैक्ट डालता है, बैंकिंग सिस्टम को कैसे जो है प्रभावित करता है, कैसे हमारे नेशनल इनकम को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। और जब इसका फिस्कल सिस्टम आ जाएगा तो सीधी सी बात हम लोग टैक्सेशन, टैक्सेशन समझते जाओ, पहले देख लेना अभी 2 मिनट में। टैक्सेशन क्या है, जब हमारा फिस्कल सिस्टम जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टैक्सेशन डिसाइड करते हैं, क्योंकि
क्योंकि हमें अगर बहुत ज़्यादा कर्जे देना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, इनकम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सरकार ने भी किया इनकम बढ़ाने का प्रयास, है ना। हमारी टोटल इकोनॉमी का 85% कर्जे में है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, कर्जा बहुत अच्छी चीज है। अमेरिका के ऊपर जो है, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं है, ठीक है। अमेरिका के ऊपर तो इतना कर्ज है, हर से ज्यादा कर्ज तब भी पैसे बांटता रहता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उसकी इकोनॉमी में वो पैसा घूमता रहता है, स्टक नहीं करता है। इंडियन इकोनॉमी का पैसा स्टक कर गया, रुक गया। हम कर्ज भी नहीं भर पा रहे हैं और लोगों की जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जरूरतें हैं लोगों की, वो भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, लोगों पर अतिरिक्त भार डाल दिया, ठीक है। जैसे अभी हम पेपर दे रहे, टोल 85 रुपये होंगे, बताइए। इस 35 रुपये टोल करता हूँ, हाँ, कार का 85 रुपये, 50 रबीना वाली कार इधर जाइए, इधर 100 रुपये के ऊपर है सारा टोल, हाँ, हिसाब से लेते, दूरी के हिसाब से। और उन्होंने क्या किए, पहले टोल दूर दूर तक बीच में भी टोल पे कर दिए, ठीक है। और ये बहुत ही जो है लुटाई का तरीका है। पहली बात तो जब हम रोड बना चुके हैं, रोड पे टैक्स दे चुके हैं, ये रोड डली है, कोई नेता अपने घर से पैसा लेके थोड़ी आया है, हमारे टैक्स का पैसा है। जब आपने हमारे टैक्स के पैसे से रोड डाल दी, तो उस पर चलने के लिए हम ही से टैक्स वसूल रहे हो, ये भी आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। राइट टू रोड, अच्छी सड़कों पर चलना हमारा बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार की जिम्मेवारी है कि हमें अच्छी सड़कें प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो उस पर जो हम लोग चल रहे हैं, उसका टैक्स दे रहे हैं, मतलब तो भैया जो सड़क बनाएंगे उसका पैसा कहाँ गया, जो हमसे लिए थे आप पहले से टैक्स के रूप में। और आज तक एक बार उसका टोल शुरू हो गया, आज तक जाके 10-12 साल हो गए, अब तक तुम्हारी रिकवरी नहीं हो पाई। बात समझ रहे हैं ना? ये सब क्या है, शुद्ध बेईमानी है। उसी के हिसाब से हम लोग टैक्स डिसाइड करते हैं ना, प्रत्यक्ष कितना हम लोग डायरेक्ट टैक्स कितना देते हैं, इनडायरेक्टली हम कितना पे कर देते पता ही नहीं चलता है। और जब टैक्सेशन देखेंगे तो उसी के हिसाब से जो है इंटरनेशनल ट्रेड डिसाइड होता है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, है ना, या फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये देखेंगे हम लोग, फॉरेन ट्रेड कितना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, विदेश से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है हमारे देश में कितना आवश्यक है। FDI से हम लोग कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, कंपनी सीधे आके इन्वेस्ट कर देती है यहाँ पर, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट को, इस ट्रेड को प्रभावित कौन करेगा, आपका टैक्सेशन सिस्टम। इसी की बदौलत आज हमारे देश से इतनी सारी कंपनियां भाग रही हैं, समझ रहे, बड़ी बड़ी, जैसे कई नाम तो आपने सुनी रखी, फोर्ड चली गई, हार्ले डेविडसन चली गई, है ना, सब कंपनियां चली गई। बहुत सारी कंपनियां जिनका कम से कम नाम सुना ही है हमने, वो चली गई, छोड़ दिया। इसका कारण क्या है, माहौल, है ना, और सरकार हमसे झूठ बोलती रहती है। ये है क्योंकि उसे पता है कि हमें इसकी समझ नहीं है, उसे पता है बहुत अच्छे से हमें इसकी समझ नहीं है, इसलिए झूठ बोलती रहती है हमसे। क्यों भागेगा, तो माहौल नहीं मिला, माहौल ना मिलने के कारण हम क्रिएट ही नहीं कर पाए जो इस कंपनी को सूट करे। कंपनी घाटे में जाने लगी, उसने अपने सारे प्लांट वापस ले लिए। और जब उसने प्लांट वापस लिए, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बेरोजगारी, जितने लोग काम करते थे सब क्या हो गए, एक मिनट में बेरोजगार हो गए। अब ये
सेक्टर, यहाँ पर आपकी जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में गारंटी है ना, ये आपका हेल्थ की गारंटी है, आपको जो है क्या नाम पेंशन की गारंटी है, बच्चों के एजुकेशन की गारंटी है, बात समझ रहे। एक जो है घर की गारंटी है। आपने देखा होगा कि घर ना हो तो सरकार आपको जो है क्वार्टर बना के देती है, नहीं होता? एक पब्लिक क्वार्टर होता है, उसको बना के देती है गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बना के देती है, और उसका एक मिनिमम रेंट लेती है। उतने बड़े मकान का हो सकता है 2500 रेंट, 4 कमरे 5 कमरे का हो सकता है 2500 रेंट, 4000 रेंट, और वो भी रेंट आपको वापस मिल जाएगा। हाँ, HR में आपको वापस मिल जाएगा। तो मतलब कुछ भी नहीं होना है, हर तरीके से आपको जॉब सिक्योरिटी है। आपके बच्चों के लिए सरकार गवर्नमेंट पैसे देती है, आपको एजुकेशन के लिए। जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपका बच्चा पढ़ रहा होगा उसका पूरा सरकार को देगी, हायर जूनियर सब में। बात समझ रहे? यहाँ तक कि अगर वो बच्चा एक कोचिंग कर रहा होगा तो इस कोचिंग का पैसा पे करेगी। अगर आप लगाते हैं तो उस कोचिंग का पैसा गवर्नमेंट पे करके देगी आपको। तो जॉब सिक्योरिटी है ना, एक सोशल सिक्योरिटी है। उस सोशल सिक्योरिटी के कारण हम लोग क्या प्रेफरेंस देते हैं। बात समझ रहे? सरकार उसे क्या करती है, कट करते जा रही है गवर्नमेंट जॉब। सर ऐसा नहीं है सर, ये पुलिस वाले जैसे ये भी तो गवर्नमेंट जॉब है, सबको मिलती है कि बच्चों की फीस भी गवर्नमेंट। हाँ, तो परिवार में लगेगा कि अपने पैसा माफ करा लें। अरे सर पूछ रहे थे, वो था बनने पड़े तो मिलाना है, इसके लिए बनना पड़ेगा, बिल्कुल माफ। समझ रहे? तो आपको रिटर्न मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, जिस हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहें, एक सोशल सिक्योरिटी है भाई। उस सोशल सिक्योरिटी के पीछे जो है इतनी जो है जद्दोजहद है। हम लोग प्राइवेट को प्रेफरेंस क्यों नहीं देते? इसी कारण से जो लोग हमसे कहते हैं कि पकौड़े कर लो, है ना, समोसे बेच लो, वो भी तो रोजगार है, स्टार्टअप वो नहीं होता। हम लोग यहाँ जानेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे जो है क्या नाम है नेशनल इनकम, तो इसमें जो है स्टार्टअप भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। स्टार्टअप इंडिया, ये सब मेक इन इंडिया, जो दुनिया भर की चीजें गायब हो गई हैं, धरती पर कहीं नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, समाप्त हो गई, है ना। उनकी एग्जिस्टेंस ही समाप्त कर दी गवर्नमेंट। उसकी क्या उपयोगिता थी, उसके आने के रीजन क्या थे, तो हम लोग जानेंगे। तो स्टार्टअप होता क्या है एक्चुअली? समोसे का ठेला लगाना स्टार्टअप है? नहीं, स्टार्टअप नहीं है, बस वो एक रोजगार है। ठीक है, सिर्फ एक रोजगार है। रोजगार का वो भी कैसा? एक असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं असंगठित क्षेत्र। बिल्कुल, वो एक असंगठित क्षेत्र है, उसमें जॉब की गारंटी नहीं है। ठीक है, संगठित क्षेत्र में जॉब की गारंटी होती है, कम से कम कुछ नहीं तो जॉब की गारंटी तो है कि आपको काम मिल जाएगा, मरो चाहे जियो। असंगठित क्षेत्र को कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता आपकी जीडीपी में। उसका रीजन है डेली वेजेस है ना, रोज की मजदूरी है, मिला पैसा, नहीं मिला नहीं मिला, काम करने के पैसे नहीं मिला। आप कह रहे हैं हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, मर्जी है हरामखोरी है। और रोजगार देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सरकार का नैतिक कर्तव्य है, उसकी मोरल ड्यूटी है कि आपको रोजगार उपलब्ध कराए। ठीक है, नहीं करा पाती इसलिए 500 का कंपनसेशन देती है उसका, बेरोजगारी भत्ता, है ना। बीड़ी पीने की महीने भर की बीड़ी का खर्च 500 रुपए, और 15 हो गया। आज महंगाई में क्विंटल की 10 रुपए काम मिल रहा। ठीक है, तो जो है महुआ माता पहले 10 रुपए 2-3 आ जाती थी, अब 50 की 3 आ रही। तो महंगी नहीं होगी? अरे हमारे तो बिकती है नेहरू नगर पन्नी वाली। हाँ, तो रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो रेट बढ़ा, सरकार ने तो थोड़ा सा आप पे रहम कर दिया, ये लो
ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड हमारा जो है राइट टू ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ के अंदर, बिल्कुल राइट टू लाइफ के अंतर्गत है ये हमारा। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा ना सोच देखे, ठीक है। कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट है, हम पर एहसान नहीं है उसका कोई नहीं, हमारा उल्टा एहसान है उस पर कि हम उसको तनख्वाह दे रहे हैं, इतना बड़ा घर दिए हैं, इसी की वजह से लागू करते हैं। डीपीएसपी ना लागू करने का रीजन पता क्या है? डीपीएसपी लागू कर देंगे तो ये सब कहाँ जाएंगे? सब कोच्चि में आ जाएंगे। अब इनके पिताजी को भी देना पड़ेगा तो इनका घर का खर्च रुक जाएगा। लड़का लैम्बोर्गिनी से चल रहा तो वो सफारी पे आ जाएगा। बात समझ रहे? इसलिए नहीं लागू कर सकते, उनके खर्चे इतने। हाँ, उसमें सीधी सी बात है, जब हम सक्षम हो जाएंगे लागू करना होगा, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कौन लड़ेगा? अम्बेडकर अब कभी नहीं होंगे, इसके लिए लड़ने के लिए कौन है? हम लोग जनता है ना, हमारा कर्तव्य लड़ाई लड़े, खड़े होने के लिए बाहर में गवर्नमेंट से लागू करो, ठीक है। महिला रिजर्वेशन दे दिया जो 2030 में लागू होगा, 2030 से पहले लागू कर लीजिए। आप सेंसस कराना पड़ेगा ना, सेंसस कब कराओगे? फर्स्ट टाइम राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था इस बिल को 86 में, 1986 में पहली बार राजीव गांधी लेके आए थे। उस समय जनसंघ की पार्टी थी और उसके अलावा आरजेडी, एलजेपी, छोटी पार्टियां थी, वॉकआउट करके गालियां देके जा रहे थे राजीव गांधी की, महिलाओं को ये कहा यहाँ बैठा लेंगे संसद में, ठीक है। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में आया, फिर गालियां मिली। एचडी देवगौड़ा की गवर्नमेंट में आया, फिर गालियां मिली, लेकिन देवगौड़ा ने तब भी पास करा लिया लोकसभा से, राज्यसभा में जाके लैप कर गया, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी नहीं थी देवगौड़ा को। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए, कांग्रेस जो है अपोजिशन में खूब गालियां दी अटल बिहारी वाजपेयी को। वो तो जो क्या सीधी सी बात है, लागू किसी को करना नहीं है। फिर उसके बाद जो है मनमोहन सिंह लेके आए, जब मनमोहन सिंह लेके आए तो मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में पास करा लिया, लोकसभा में लेके आए, धड़ाम हो गया। क्यों? मनमोहन सिंह की सरकार 4 पहिए अलग अलग थे, 4 पैर 4 लोगों के थे, एक आरजेडी पकड़ी थी, एक ममता बनर्जी पकड़ी थी, एक स्वयं कांग्रेस है उसके, और 2-4 अलायंस थे, है ना, यूपीए थी ना, अलायंस उसके पकड़े हुए थे, तो चारों में 4 पैर पकड़ लिए गए। अगर तुमने गड़बड़ किया तो बैठ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, लोकसभा में पास नहीं हो पाया। अब लेके आए अपने फंसुक मामूल वाले ढंग से लेके आ दुनिया में वो ऐसे लेके आए, वो जो है तो मैं कह रहा हूँ जो आज देखा कहाँ के तहते वो बोला कि कंटेंट हो किधर बस रात ही होगा। तो चर्चा क्या होगी? चर्चा किसी बिल पर नहीं हो रही है सरकार में, सरकार किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करती है संसद में, सीधे पास करा देती है, ठीक है, गनीमत से होगी। हाँ, मीडिया में तो बाहर चले जाए, हाँ वो इसलिए नहीं आए, बस सब मकबूल है, ठीक है। तो ये अब जब इसको देखेंगे तो हर चीज देखेंगे इनके संबंध में। तो जब फॉरेन ट्रेड होगा, ध्यान सुनते जाइए, ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जब फॉरेन ट्रेड देख लेंगे, उसके जब फॉरेन ट्रेड आएगा तो सीधी सी बात है, हमारा वर्ल्ड बैंक से भी जो है क्या होगा, राब्ता होगा, उनसे भी हम जो है संपर्क करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इंटरनेशनल स्कीम्स को जो है फंड करता है ना, इंटरनेशनल ट्रेडी को फंड करता है। समझ में आ रही बात ना? वैश्विक संधियां होती हैं, जो वैश्विक जो व्यापार होता है उसको फंड करता है वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इतना पैसा लगता है कोई लगाने को तैयार नहीं होता, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, उसको इनिशिएट करता है, अपना पैसा देता है, और फिर वर्ल्ड बैंक को क्या करते हैं हम लोग, सूद समेत वापस करते हैं, ठीक है ना, ब्याज सहित उसको वापस करते हैं। वर्ल्ड
बैंक आएगा जिसकी ब्रांच जो है वो सीधी सी बात है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF भी आएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF को देखेंगे, ये ब्रांच है इसकी, है ना। और जब फॉरेन ट्रेड होगा तो सीधी सी बात है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। हम हिंदी जब टॉपिक शुरू करेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। वहीं कि वहीं हम आपको हिंदी बताते चले जाएंगे, अभी बस इसे लिख लीजिए आप, ठीक है ना। अंग्रेजी में भी जानी है, तो जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो टॉपिक की हम हिंदी आपको बताते जाएंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो WTO आएगा। तो जब WTO, अब ये सारी है, तो उसके बाद जो इंडियन जो प्लानिंग्स हैं, जो प्लानिंग इन इंडिया, उनको देखेंगे हम लोग। प्लानिंग इन इंडिया ये भी देखेंगे हम लोग। बात समझ लो, 5 ईयर प्लान है हमारे, पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग कहते हैं। ये सारी चीजें देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे इंडिया की। फिर हम लोग आएंगे अपने टॉपिक एग्रीकल्चर, ठीक है। बॉन्ड बताएंगे हम लोग, यहाँ पढ़ेंगे बॉन्ड, ठीक है। एग्रीकल्चर को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री, लास्ट टॉपिक। इंडस्ट्री में मोस्टली मशीनरी देखेंगे हम लोग, इंडस्ट्री में मोस्टली मशीनरी को पढ़ेंगे, है ना। चलिए लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। ये है आपका 15 टॉपिक, ये आपका सिलेबस है, लगा 15 और क्योंकि हमें मार्केट की समझ है, ठीक है। बिना कैपिटल के बिजनेस किया है अगर आप करना चाहते, ठीक है। व्यक्ति आया था भीख मांगने हमारे, कह रहा कि हम पैसा दो, गाँव जाना है। हमने पैसा दो, पैसा दे दो, गाँव जाना, पैसा नहीं है, काम नहीं मिला। मैंने कहा 10 बजे जाओ, चौराहे पर तुमको मिल जाए, आप नहीं मिले। हमने करा, हमने तो काम करना का दिमाग आज के लिए, पैसा दे दे तो हम काम चले जाते, रोटी मोटी सुविधाएं नहीं है। तो हमने एक काम करो, चले जाए छत पे चले जाए, नींद की दातुन लगी, खोल ले आओ, तो नीचे आओ, नीचे अभी रहना है, देखिए हमने अभी आए वाले ट्रेन मिल जाएगी, तुम लोग चढ़ जाइए, सवेरे को टाइम है, झांसी तक नहीं, झांसी से लौट गई, और उसके बाद जो बच गया सब ठेका दे रास्ता में, 0 इन्वेस्टमेंट है ना, प्रॉफिट 100%। मुझे देख रहा हम लोग को देख रहा है, निकलने और बताओ किराया हमने पैसा हमने तो बने, अगर तुम्हें घरे या काम नहीं मिले तो काम की व्यवस्था में तुम्हें करा दे, बढ़िया काम है कि नहीं। चलिए अगला पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक शुरू करेंगे। तो
पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं बनने चाहिए, ये लोग जरूरत से ज्यादा होशियार है, इसीलिए घाटे हैं। हाँ चलिए, उनको लग रहा हमने ऐसे कह दिया कि इसमें नहीं आएगा, पेपर में नहीं आती है, कौन आती है, पता चल जाता है, चलिए देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे क्या है। तो इसका जो जेनेसिस है, जिसे उत्पत्ति कहते हैं हम लोग, है ना, तो इसके जेनेसिस को हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक्स, दो टर्मिनोलॉजी है, एक है इकोनॉमिक्स और एक है इकोनॉमी। दोनों के बीच का डिफरेंस भी जानेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र, उसके बेसिक्स वहीं से मिलते हैं, है ना। इकोनॉमी अलग टर्म है, अर्थशास्त्र अलग चीज है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इसका इंसाइक्लोपीडिया, इसके जेनेसिस के बारे में क्या बताता है, इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताता है, ठीक है। तो कहता है दो वर्ड है, ऑक्यू और नोमोस। ठीक है, दो वर्ड है, ऑक्यू और नोमोस। इन्हीं से दोनों शब्दों से इकोनॉमिक्स बना शब्द है, और इसका जो अर्थ है वो होता है फैमिली, परिवार, या इसी को एक शब्द और इसी के लिए गृह, घर, होम, ठीक है। और नोमोस होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन। आप समझ रहे हैं, नॉम्स, नोमोस। तो नोमोस जो है ये प्रबंधन से संबंधित है ना। और ये दोनों जो शब्द हैं ये ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक भाषा के शब्द। ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तो सीधी सी बात है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे, इकोनॉमिक्स कहेंगे। इकोनॉमिक्स की जो है जो डेफिनेशन क्या होगी, घर का प्रबंधन, है ना, मैनेजमेंट ऑफ योर होम, है ना, आपके घर का मैनेजमेंट, आपके घर का प्रबंधन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स। बात समझ रहे ना, शब्द समझ में आया तो लिखिए, अर्थात, दैट मीन अर्थात घर का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ योर होम, घर का प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। घर का प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है, यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, यही डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, घर का मैनेजमेंट है, यही से आया शब्द, है ना। लेकिन क्या बस यही एक डेफिनेशन है, ये एक इनिशियल जो अपने शुरुआती दौर में रहा होगा, इनिशियल स्टेज में, जब इकोनॉमिक्स जब अपनी इनिशियल स्टेज में आई, है ना, उस समय इसकी डेफिनेशन यही थी कि अपने घर का मैनेजमेंट, जो आपका खर्च है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, है ना, अधिक से अधिक चीजों को खरीदा जा सके कम से कम पैसे में, या कुछ पैसा सेव कर लिया जाए, कुछ बचा लिया जाए, स्कीम्स, प्लानिंग्स, अपनी फैमिली को लेकर प्लानिंग्स, है ना, उनके हेल्थ की प्लानिंग, उनके एजुकेशन की, है ना, उनके मील की, खाने पीने के प्रबंधन का, है कि नहीं, उनके ड्रेसेस, उनके खर्च, है ना, कोई पार्टी अटेंड करना है या कुछ भी, या कहीं कोई शादी विवाह अटेंड करना है, सारी चीजों का एक मैनेजमेंट, है ना, ऑल ओवर मैनेजमेंट अपने करवा रहा है। तो ये अपनी इनिशियल स्टेज में था, तो लोगों ने जो अर्थशास्त्री थे उस समय के, उन्होंने यही सब डेफिनेशन दिया,
अरस्तु, प्लेटो, ये सब गुजरे जमाने में जब हुए, ठीक है, एरिस्टोटल, ये सब इन्होंने क्या दिखाया, यही सब डेफिनेशन बताई। कहा कि घर का प्रबंधन क्या है, लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है? नहीं। अगर हम लोग प्रेजेंट देखें तो वर्तमान में इकोनॉमिक्स का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसका जो क्राइटेरिया है, जो इसका जो है क्या नाम परफॉर्मेंस एरिया है, वो परफॉर्मेंस एरिया बहुत बड़ा है। नहीं है? बिल्कुल है। तो लिखिए वर्तमान लिख नहीं रहे ज्यादा चीजें, है ना, बोल रहे बस। लिखिए वर्तमान में, लिखिए वर्तमान में, लिखिए वर्तमान में इकोनॉमिक्स का दायरा, इकोनॉमिक्स का दायरा इससे कहीं बड़ा है, इससे कहीं बड़ा है। ठीक है। अब इंडियन सिनेरियो में देखें, ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग इंडियन सिनेरियो में देखें, कहेंगे भारतीय परिदृश्य। अगर भारतीय परिदृश्य में इसकी जो है, इसके विश्वकोश को हम लोग जो है, इसके विकिपीडिया को, अगर हम इंसाइक्लोपीडिया को और विकिपीडिया को सर्च करें तो हमें पता चलेगा कि भारतीय परिदृश्य में बात जो है शब्द प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र। यही जो शब्द प्रयोग किया जाता है हिंदी में, जो शब्द प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र शब्द प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में अगर देखें तो दो शब्द हैं, एक तो है आपका अर्थ और एक है आपका शास्त्र। क्लियर है? अर्थ का मतलब क्या हुआ? वेल्थ, धन, है ना, यही तो हुआ। और शास्त्र ये है सिस्टमैटिक एनालिसिस। हाँ, सिस्टमैटिक स्टडी को ही शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक स्टडी को हम लोग कह देंगे हिंदी में क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, ये क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमैटिक एनालिसिस या सिस्टमैटिक स्टडी। जो सिस्टमैटिक स्टडी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, सॉरी शास्त्र। और अर्थ मीन्स होता है वेल्थ। तो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं आप इसकी अर्थशास्त्र की? जो धन है, जो वेल्थ है, उसका एक सिस्टमैटिक एनालिसिस। यही है ना। अभी हम आज वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम कब की बात कर रहे हैं? इसके उस समय की जब ये अपनी इनिशियल स्टेज में थी, या फिर इसकी चर्चाएं होती थी, है ना, बहुत छोटे से स्तर पर इसकी चर्चा होती थी, वहां की बात कर रहे हैं। ना तो हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुगल की जो है क्या नाम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ना मुगल इकोनॉमी की, ना ही हम चोला जो है इकोनॉमी की, ना ही हम गुप्ता इकोनॉमी की, हम किसी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत बिल्कुल जो है वैदिक एज से जो है चीजों को ले रहे हैं, और उसके बाद मॉडर्न कुछ जो चीजें हैं थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं है ना। उसके बाद इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये चीज होगी, क्लियर होगी। तो क्या है डेफिनेशन आप बना लोगे, परिभाषा। अब अगर हम लोग देखें तो एक अथर्ववेद है, अथर्ववेद में भी इकोनॉमी को थोड़ा सा जो है अर्थशास्त्र को थोड़ा सा समाहित किया गया। शब्द अर्थशास्त्र को नहीं मिलता है, शब्द अर्थशास्त्र नहीं मिलेगा, लेकिन अर्थशास्त्र नहीं मिलेगा आपको। अर्थ को समझाया गया, अर्थ मतलब धन को समझाया गया, उसकी उपयोगिता को, है ना। और दूसरी चीजें हमारे वेद पुराणों में अगर आप देखेंगे तो धन का कोई महत्व नहीं है, धन को महत्व ही नहीं दिया गया। अर्थव्यवस्था शब्द का उल्लेख, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर हम लोग देखें विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में टोटल जो है आप नंबर ऑफ जो है मोड देखेंगे तो 18 मोड है, विधाएं जिसे हम लोग कहते हैं, विधा। विधा का मतलब होता है स्किल्स, शैलियां। ठीक है, कितनी विधाएं जो है विष्णु पुराण में उल्लेखित है, उनमें से एक
अर्थशास्त्र है। इसको लिखा गया है, लेकिन कितना है ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें ऐसे शब्द नहीं लिखे कि जो है अर्थशास्त्र शब्द लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र को लिखा गया है, शब्द का प्रयोग किया गया अर्थशास्त्र, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें जो है अर्थशास्त्र को समझाया गया और किस तरीके से प्रयोग किया, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी बात है, धन को समझाने से संबंधित है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, है ना, उसको अपना टॉपिक नहीं है। बस हम आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। हो गया, तो लिखिए विष्णु पुराण में, लिखिए 18 विष्णु पुराण में उल्लेखित 18 विधाओं में से एक विधा अर्थशास्त्र है। हो गया। अब देखेंगे एक ग्रंथ है बारहस्पत्र और एक है आपका अर्थशास्त्र। दो ग्रंथ हैं, ये जानते ही है, इसका क्या है। बारहस्पत्र, इसका लेखक पता नहीं चला, अर्थशास्त्र ये उपस्थित है, ये उपस्थित नहीं है, ये उपस्थित है, ठीक है ना, और ये उपस्थित नहीं है वर्तमान में। अब अगर हम लोग देखें तो अर्थशास्त्र के संबंध में तो ये उपस्थित है और ये कौटिल्य का लिखा हुआ है। इसमें भी अर्थशास्त्र के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। मोस्टली ये जो सब्जेक्ट है किस पर डिपेंडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर ज्यादा डिपेंडेंट है ना, उसी के ऊपर ज्यादा लिखा हुआ है। तो एक चीज और है, हमारे देश में जो इकोनॉमिक्स है वो आपके सोशल साइंस, जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की ब्रांच है। बात समझ रहे हैं, सोशल साइंस की ब्रांच है, माइनर ब्रांच है, समझ रहे हैं अर्थशास्त्र। अरे बात समझ में आई नहीं? अगर पूछा जाए इंडियन सिनेरियो में अर्थशास्त्र किसकी ब्रांच है, सामाजिक विज्ञान। बिल्कुल लिखा रहता होगा 6th 7th 8th में, जो आप देखेंगे सीबीएसई में या आईसीएसई में, आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस चलता है, समझ रहे हैं। सोशल 6, 7, 8 वहां पे अर्थशास्त्र नहीं चलता, सामाजिक विज्ञान चलता है। सारे आ जाते हैं उसमें, थोड़ी थोड़ी बातें सब बता दी जाती हैं, थोड़ा जो है सिविलियंस, जो है सिटीजनशिप, थोड़ा सा जो है आपका इकोनॉमी, थोड़ी चीजें इंडस्ट्री थोड़ा बता दिया जाता है। बात समझ में आई? ब्रांच किसकी है ये? सामाजिक विज्ञान की ब्रांच है। अब लिखिए बारहस्पत्र और अर्थशास्त्र, लिखिए वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथ, वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथ हैं। अब लिखिए नहीं, बृहस्पति का पता नहीं है, यही सब बेसिक जानकारी में बताया जाता है कि यही बेसिक जानकारी धन के संदर्भ में। अब देखिए शब्द याद रखिए, फिर हम बात कर रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, शब्द याद रखिएगा अर्थशास्त्र, बात समझ रहे ना। यहाँ मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है, धन के मैनेजमेंट से संबंधित बात है, धन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, है ना। लेकिन यहाँ जब देखेंगे इनका मैनेजमेंट अलग है, ठीक है, चलिए। लेकिन वो बहुत आगे निकल गया, वेस्टर्न जो क्या नाम है सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी हमसे आगे निकल गई, ठीक है। इन्हीं का सब्जेक्ट ही है वो, ठीक है। हमारे पास बहुत सीमित मात्रा जो है, मात्रा में उपस्थित है, इन्हीं का सब्जेक्ट है, सारी चीजों में इन्हीं लोगों की रिसर्च है, इन्हीं लोगों के सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। सीरियसली विश्व में हमारा एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान नहीं है। कुछ एक अगर छोड़ दिया जाए, एक जो 6 फिलॉसफी है छोड़ दिया जाए,
एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी हम लोग छोड़ दिया जाए। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ठीक है, वो भी हमारे देश की नहीं आई, दूसरी जगह से, लेकिन हमने डेवलप कर दिया और उसका कोई विशेष महत्व नहीं है कि भाग्य बताना किसी का, ये भी यही है। भारत नटों का और जादूगरों का, ठीक है, देश माना जाता है, ठीक है। इतिहासकार है रोमिला थापर, लोग तो खूब गालियां देते रोमिला थापर, लेकिन वही एक जो है एकमात्र हिस्टोरियन है जिन्होंने वेदा वर्सेस जो है रामायण लिखी थी, इसमें हमारे कल्चर को समझाया। हाँ, वेदा वर्सेस रामायण, ठीक है, आप देखेंगे। नहीं, वेदा वर्सेस रामायण नहीं है, ना जान बताते हैं, है तो हमने डिस्कस किया भी इसका, है ना, जब आर्टिकल किया। हाँ, महाभारत कुछ ऐसा करके नाम है, रामायण महाभारत या रामायण वर्सेस महाभारत, ऐसे कुछ है ना। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं इस किताब को हमने डिस्कस किया, किताब रखी है हमारे पास, ठीक है, और बहुत जबरदस्त बुक है, खूब सारी रचनाएं हैं, ठीक है। हाँ विशाल बोल रहे हैं। हाँ शायद नहीं पटनायक की, हाँ भैया विशाल नहीं आया, नहीं वो अलग है, देवदत्त पटनायक की अलग है, वो आर्ट एंड कल्चर है देवदत्त पटनायक। तो सुनो, और उसके बाद जो है क्या नाम है, एक पार्सल है, रिटर्न में क्या है, बोतल है क्या? पुराण जो है, पुराणों का जो ट्रांसलेशन है, पुराणों से रिलेटेड जो बात तो क्या क्या है अभी तो रोमिला थापर में जो है, उन्होंने जो उस पर लिख के तो आ रहा हुआ, दूसरे देश हैं, पाश्चात्य सभ्यताएं हैं, जो हमें क्या मानती थी, यूरोप हमें क्या कहता था, जादूगरों और नटों का देश है। हम है नहीं यार, मम्मी को कह रहे हैं क्या, तुम यहाँ कहाँ पे आ गए, सुनो क्या दुकान पर, तो हमारा एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अगर हम पुराना अगर उठा के देखें कि वेदांत थे हमारे पास, पुराणास थे हमारे पास, उपनिषद थे, लेकिन आज के समय में वो रिलेवेंट ही नहीं है, लोग मानने को तैयार नहीं है, बिलीफ नहीं लाते ना लोग उसको, जो है वो ये कहते डेट बता, ये सारी चीजें बता, हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग फाइट करते रहते उससे। रामायण एंड महाभारत है वो अलग है, रामायण एंड महाभारत वो देवदत्त पटनायक की वो अलग है। तो आप देखेंगे अगर हम लोग बात करें तो उसको प्रूफ करना प्रॉब्लम है ना। और वर्तमान में सीवी रमन जो स्पेक्ट्रिंग का जो क्या नाम फॉर्मूला था उन्होंने दिया, कुछ एक जो है क्या मामलों को छोड़कर एजुकेशन में हमारा बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, तो बात करेंगे तो ये हो गया आपका इंडियन सिनेरियो, बात समझ रहे हैं, ये हो गया इसके बेसिक जो कुछ इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया से रिलेटेड है चीजें, तो उसके जेनेसिस से रिलेटेड है, तो आप जान लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन में बहुत लिमिटेड हमारा योगदान है, बहुत लिमिटेड। बिल्कुल, आज वर्तमान की बात कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय ये बौद्धों का बनाया हुआ है, ठीक है, तक्षशिला बौद्धों का है, कौशाम्बी, उदंतपुरी सब बौद्धों का है, हमारे अपने कल्चर का बनाया नहीं। एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए हमारे कल्चर की बनाई हुई, हम भी कह रहे हैं शक्तिमान है, लेकिन उड़ के नहीं दिखाए हम, बस हमारी मर्जी है, नहीं उड़ने आप निकले जाने।
चल रहा होगा तो आप आके हमसे सेकंड हैंड करेंगे तो हम आपको एक वार्म वेलकम आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि एक वार्म वेलकम करेंगे, ठीक है बस मीडिया उसे क्लिक कर लीजिए, वही सीन चाहिए चलाने के लिए। तो फिर क्यों कनाडा ने कनाडा ने हमारे एम्बेसडर को निकाल दिया? बताओ क्यों अमेरिका निकालने की बात कर रहा है? ठीक है, क्यों जाके जो है क्या नाम बाइडेन ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है फिलीपींस में की और वहां से कह रहा कि इंडिया में जो है जो प्रेस फ्रीडम है और जो माइनॉरिटीज हैं वो सुरक्षित नहीं है। हाँ, और यहाँ का जो है क्या नाम जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। एक जो है क्या नाम एनआरकी सिस्टम को इम्पोज किया जा रहा है लोगों को। क्यों कह रहा, उसने क्यों कहा? G20 समिट से बाहर निकाल दिया मीडिया को। मीडिया रैंकिंग में 170 में से 161 में पायदान पे हमें। क्यों है भाई? मीडिया में सवाल करें, देखिए बताइए ना। आप नए स्कीम बता रहे हैं कि 2047 में क्या होगा। 2014 में जो आपने प्रॉमिस किया था वो कहां है? आप बोल देते हैं नहीं बोलते। 100 स्मार्ट सिटी कहां है? बुलेट ट्रेन की भाड़ में। हम तो एक्सेल से चल रहे हैं बेटा, लेकिन दिक्कत नहीं है। बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, पहले जो बेसिक जो बॉन्ड्स है हमारी वो पूरा करिए। बात समझ रहे? 2 घंटा लेट भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। आज जो वर्तमान में जो गाड़ियां हैं वो 11 घंटे लेट चली, आप उन्हें राइट टाइम में चला नहीं पा रहे। ठीक है, जापान में एक पूरे जब से ट्रेन का जो जब से शुरू हुई है ट्रेन, एक बार 1 मिनट के लिए लेट हुई थी, वहां के प्रधानमंत्री ने ऑन एयर जो है माफी मांगी थी। ठीक है, कुछ सेकंड लेट हुई थी या 1 मिनट लेट हुई थी, सही पता नहीं है ना, कुछ सेकंड लेट हुई थी। हाँ, ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी उसने, जब क्षमा चाहते हैं। आपके मूल्यवान टाइम को बर्बाद किया। भाई तो करना पड़ेगा ना। आप क्या समझ रहे हैं कि जो नई सरकार बिल्कुल होगा? आप क्या समझ रहे हैं नई सरकार आएगी तो क्या वो नहीं करेगी? वो भी मिलते हैं। आपने दरवाजा खोला है, समझ रहे? आपने दरवाजा खोला है बदले की राजनीति का। वो आएंगे तब देखिएगा क्या होगा। जैसे जो स्थिति आज कांग्रेस की है वो स्थिति एक दिन ठीक है, आपने दरवाजा खोला है, आप नहीं समझ रहे आपने क्या किया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सत्ता हमेशा रहेगी, बदलेगी तो राजनीति बदलेगी। लेकिन इन जो आप किसी वर्तमान सरकार से बहुत अच्छा काम करा सकते हैं। सरकार बदलने की जरूरत नहीं है आपको। आप कह रहे हमारी सरकार रहने दीजिए, मत बदलिए उसे, लेकिन आप किसी सरकार से बहुत अच्छा काम करा सकते हैं। प्रेशर मेंटेन करके, है ना, प्रेशर मेंटेन करके अच्छा काम करा सकते हैं। किसी सरकार से करा सकते हैं, सब कुछ नहीं कि आपको सरकार बदलने दीजिए। लेकिन प्रेशर कहाँ मेंटेन है? हमें लगता है पापा चुने हैं, नेता थोड़ी चुना, पापा चुने, बदल नहीं सकते और पापा से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब देखेंगे हम लोग एक विषय के रूप में, देखिए इकोनॉमी पढ़ाई बहुत सारी चीजें इकोनॉमी की समझ होना चाहिए। आप जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। अगर हम जो है क्या नाम इकोनॉमिक्स को देखेंगे, अगर इसका जो डिसिप्लिन है, अगर हम इसको जो है इसका डिसिप्लिन जो देखेंगे, आप कह सकते हैं विषय डिसिप्लिन कहा जाता है। इसके विषय के रूप में अगर हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट को अगर हम लोग विषय के रूप में देखें, तो एक विषय के रूप में जब इसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करनी हो, तो सबसे पहले एक विषय को अगर क्या नाम किसी सब्जेक्ट की जो है हमें क्या नाम एनालिसिस करना हो, उसका अध्ययन करना हो, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? परिभाषा, उसको डिफाइन करना। अगर किसी सब्जेक्ट को आप जो है पढ़ने चाह रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के लिए आप उसका अध्ययन करना चाह रहे हैं, स्टडी करनी चाह रहे हैं उसकी, तो सबसे पहली चीज क्या है? उसको सब्जेक्ट को डिफाइन करना।
डिफाइन करना मीन्स आपको ये बताना कि सब्जेक्ट है भी। बात समझ रहे हैं ना? अगर आप सब्जेक्ट को कह रहे हैं ये सब्जेक्ट है, तो पहले आपको उसे स्टेबिलिटी ग्रेविटी देनी होगी, है ना? आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, आप उसको समझाना पड़ेगा कि एक परिभाषा है। उसकी परिभाषा जब बताएंगे तो डिफाइन हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन बता देंगे, वो डिफाइन हो जाएगा, तब तो उसकी स्टडी शुरू करेंगे। भाई किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक क्या है? उसकी डेफिनेशन। हम कहें ये एक विषय है तो कहेंगे परिभाषित करिए, इसे डिफाइन करिए। डिफाइन करना पड़ेगा, तब तो इसकी स्टडी शुरू होगी। ऐसे एक विषय है, अगर विषय के रूप में आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं, अगर विषय के रूप में आप इसका क्या करना चाहते हैं, अध्ययन, इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसकी परिभाषा जो है आपको बतानी होगी, मतलब इसको डिफाइन करना होगा। किसी भी सब्जेक्ट को, याद रखिए, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसका अध्ययन शुरू करें, इसका एनालिसिस, इसकी स्टडी शुरू करें, उसके पहले आपको ये डिफाइन करना होगा कि ये एक सब्जेक्ट है ना? एक डिफाइनेबल कॉन्सेप्ट है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक जनरल डेफिनेशन बनाएंगे, साधारण सी परिभाषा बनाएंगे। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स की परिभाषाओं की, है ना, अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें, सीधे परिभाषा लिख देते हैं, बिल्कुल बेस से बता रहे हैं। परिभाषा की बात करें, देखिए ये इतना चीज तो हर किसी पर लागू होती है, कोई ऐसा विषय है जिस पर नहीं लागू होती है, सब पर लागू होती है ये चीज। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो दो प्रकार की डेफिनेशन देखने को मिलेगी, एक तो सब्जेक्टिव और दूसरा जो है वर्किंग डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा वर्किंग डेफिनेशन। दो प्रकार की, सब्जेक्टिव, एक वर्किंग। वर्किंग का मतलब होता है कामकाजी। एक कामकाजी परिभाषा होती है और एक क्या होती है? सब्जेक्टिव, विषय की जो सब्जेक्ट में दी हुई है कठिन सी परिभाषा। बात समझ रहे ना? अगर हम इसके सब्जेक्टिव डेफिनेशन की बात करें, चलिए लिख लीजिए, इतना तो टाइम में लिख लिया, लिखो लिखो जल्दी लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा मिटाते जाएंगे। पिकअप है दिव्या नाम से। अच्छा, वो एलईडी लाइट बाइक वाली। अगर किससे पूछा जाए सब्जेक्ट क्या होता है, विषय क्या होता है, सब्जेक्ट 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 हम लोग हर जगह बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, वो भी है, ये तो घर पे ही है, वहीं में जाना पड़ेगा आपको। कोई विषय तभी बनेगा जब उसकी हम स्टडी कर सकते तो हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, बोले दे रहे हैं, ठीक है, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, तब हम उसको सब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। लाइट वाली जो लाइट की टीवी अदरवाइज वो सब्जेक्ट नहीं है, बोल अगर उसका अध्ययन ना किया जा सके। अध्ययन की बेसिक, इसकी जो बेसिक शर्त क्या है अध्ययन करने की? अध्ययन की बेसिक शर्त यह है कि इसकी एक सिंपल सी 1, 2, 4, 10 जितने लोगों ने रिसर्च किया होगा उतने लोगों की एक अपनी परिभाषा होगी, नहीं होगी, अलग अलग सबकी अलग अलग होगी, लेकिन एक उसका जो जनरल परसेप्शन होगा वो एक जरूर होगा, उसी को कहा जाता है वर्किंग डेफिनेशन। बात समझ में आई कि नहीं है? आई होगी, उम्मीद है। चलिए बेटा बेटा दें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच में अंग्रेजी पढ़ते हैं, थोड़ा सा एकदम हिंदी में पढ़ा पाएंगे। अगर हम लोग इसकी एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन देते हैं
क्या होगी सब्जेक्टिव डेफिनेशन इसकी। देखिए जब इसकी डेफिनेशन बनाई गई होंगी तो एक पर्टिकुलर कोई एक डेफिनेशन तो नहीं बनी, बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं। जब बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं तो सीधी सी बात है सबकी परिभाषाएं भी अलग अलग होंगी, अपनी अपनी परिभाषाएं होंगी, लेकिन एक जो मोस्ट जो पॉपुलर परिभाषा है और सरल है और इस सिनेरियो पे फिट बैठती है वो ये है कि जो हमारा संसाधन है, देखिए हमने एक चीज देखी थी इसकी इनिशियल जो उसमें हमने देखा था मैनेजमेंट देखा था। मैनेजमेंट किसका? रिसोर्सेस का। अरे घर का मैनेजमेंट क्या मतलब है? रिसोर्स जो आपके पास है, रिसोर्स मतलब क्या होता है? संसाधन। एक शब्द है संसाधन, इसका मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस किसे कहा जाता है? नीड्स को नहीं, प्रोवाइड करा है। रिसोर्सेस क्या है? जो हमारी वांट्स को पूरा कर सके, हमारी जरूरतों को, हमारी जो जरूरतें हैं, जरूरत होता है, जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके, वो क्या है? उन्हें रिसोर्सेस कहा जाता है। जो हमारी वांट्स को, हमारी नीड को फुलफिल कर सके, उन्हें रिसोर्स कहा जाता है। हाँ, कोई नहीं, हमारी नीड्स, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। इकोनॉमी कहती है, इकोनॉमिक्स कहता है हमारी नीड्स क्या है? अनलिमिटेड है। और जो रिसोर्सेज है वो कैसे है? स्कैर्स है, सीमित है, कम है। लिमिटेड रिसोर्सेज है और रेयर है। लिमिटेड एंड रेयर दोनों है, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। इसी का तो मैनेजमेंट है पूरा। जैसे ये कभी इसका जो है डाइस का प्रयोग कभी नहीं होता होगा, इस पोडियम का प्रयोग कभी नहीं होता होगा पढ़ाने बढ़ाने में, लेकिन किसी होशियार को लगा होगा कि नीचे खड़े हैं, दिख ही नहीं रहे हम, पीछे बच्चे तक जो है हमारी पहुंची नहीं, रीच ही नहीं है, उसने क्या किया? एक अनुमान लगाए, एक पटा बनवा दे ऊंचा सा, है ना? अनुमान लगा हुआ है, ऊंचा सा पटा बनवा दो, उनको ठाड़ में तो दूर कर देंगे, हम भी लंबे जगह तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा पर्सनालिटी का। सीधी सी बात है, उसने अंदाजा लगाया कि नहीं? उसने क्या किया? एक सीमित रिसोर्स, लकड़ियां हमारे पास सीमित है, ऐसा नहीं है कि असीमित है, काटते जाओ पता ही नहीं चलेगा, काटते जाए खत्म हो जाएंगे। अगर आप उसे रिग्रो नहीं करेंगे, है ना, अगर आप जो है क्या नाम है प्लांटेशन नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगी आपको लकड़ी, समाप्त हो जाएंगे। सीमित है ना, सीमित संसाधन। उस सीमित संसाधन से हमने एक अपनी जो वांट है उसको पूरा कर लिया, एक जरूरत को अपनी पूरा कर लिया। आप समझ रहे? सबसे पहली जरूरत पूरी की जाती है। जैसे इस कोचिंग में जब शुरू किया तो सबसे पहली जरूरत क्या थी? कमरा दिया, बोर्ड ले लिया, बेंच फ्री में मिल गई। अरे हाँ भाई, बेंच फ्री में मिल गई, फिर क्या चाहिए? लगाया पंखा चाहिए, पंखा भी चाहिए, पंखा लग चलो, पंखा हो गया, फिर क्या चाहिए? तो हमने क्या किया? अपनी जो क्या नाम है, जो मेन वांट है, जो हमारी सबसे जरूरी आवश्यकता है, उसको हमने पहले पूरा किया। कहां से? उन सीमित संसाधनों से। और सीमित संसाधन क्या था हमारे पास? पैसा। सीमित संसाधन था क्या हमारे पास? पैसा। इतना ही है। अब चाहे तुम बेंच ले लो, ताकि कोचिंग की फीस इतनी आएगी। अब इस फीस में चाहे तुम बेंच ले लो, चाहे पंखा लो, जो लगाने से लगवा लो। आप समझ रहे? तो रिसोर्स समझे, रिसोर्स क्या है? हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति। साइंस का, अगर इसको साइंस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे संसाधन बदल जाएगा, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे संसाधन बदल जाएगा। संसाधन तो कहेंगे कौन से? कौन से? नेचुरल, अननेचुरल, है ना, और जो है इंडस्ट्री में कैसे
बदल जाएगी संसाधन की। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स कहती है इकोनॉमिक्स की संसाधन वो है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन साइड बाइड में नहीं लिखिए संसाधन, ये हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए भाई संसाधन क्या है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति। वही लिख लो मेन पेज पे बेटा। आसी कहाँ लिखोगे? मेन पेज पे लिखना, साइड पे लिखो। साइड में आता है। हाँ मेरे को कभी देखने में नहीं मिलता, साइड में रहता है। हाँ जो चीज साइड है तो साइड ही है, वो कभी मेरी स्क्रीन में नहीं आया। चलिए अब बात करें हम लोग, तो क्या कह रहा है? जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, ये संसाधन क्या है? सीमित है। सीमित और क्या है? रेयर है, मतलब कि दुर्लभ है। संसाधन क्या है? सीमित और दुर्लभ है। बात समझ रहे? इन्हीं सीमित संसाधनों से हम लोग क्या करते हैं? एक वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट है उसको बनाते हैं। एक मूल्यवान जो है, हम जो है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का जो है गुड्स जो है वैल्यूएबल गुड्स जो है जो प्रोडक्ट है उनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको बनाते हैं। तो क्या कहेंगे कि जो हमारी क्या नाम है मूल्य, ऐसे कह देंगे मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण। हम क्या कर रहे हैं? इन सीमित संसाधनों से मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। और इन मूल्यवान वस्तुओं के निर्माण का कारण क्या है? हमारी जरूरतों को पूरा करना है ना। तो क्या कहेंगे? कारण क्या है? इन मूल्यवान वस्तुओं को बनाने का कारण क्या है? लोगों की जरूरतों को पूरा करना। बन गई? तो क्या है संसाधन? डेफिनेशन क्या होगी? सब्जेक्टिव डेफिनेशन कि सीमित संसाधनों से मूल्यवान वस्तु बनाना लोगों की जरूरतों के अनुसार या लोगों की जरूरतों को पूरा करना। फिर वही बात, अगर आप देखें तो लोग कैसे हैं? अगर आप देखें तो लोग कैसे हैं? सीमित हैं। सीमित है, अधिक है ना, पॉपुलेटेड है, अधिक है। और आप देखेंगे जो संसाधन है वो कैसे है? संसाधन सीमित है। अब संसाधन सीमित है और लोग कैसे हैं? अधिक है। इन संसाधनों का हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। संसाधनों का बंटवारा लोगों के बीच में। संसाधनों का बंटवारा लोगों के बीच में नहीं, तो संसाधनों का बंटवारा अगर हम लोगों के बीच में करेंगे तो सीधी सी बात है, सीमित है, ये अधिक है। तो हमें इसके लिए क्या आना चाहिए? बंटवारे के लिए मैनेजमेंट। नहीं आना चाहिए मैनेजमेंट? जरूरी है ना, मैनेजमेंट आना जरूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं आएगा तो इस संसाधन को, इस रिसोर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे लोगों में, क्योंकि लोग कैसे हैं? पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? अब इसका मैनेजमेंट और इसके मैनेजमेंट की जो स्टडी है, मैनेजमेंट है ना, इस मैनेजमेंट की स्टडी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स। देखिए ऐसे आ जाइए, ऐसे आइए, जैसे चाहे आ जाओ, जो बनाना सो बना लो। अब तुम्हें जितनी डेफिनेशन बनानी हो इसमें से बना दो। आवश्यकता अनुसार डेफिनेशन बनाते हो।
इच्छाओं की पूर्ति करना। असीमित सीमित साधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना। हेलो एसएल इच्छा नहीं कहेंगे, नीड ही कहेंगे, जरूरतों को पूरा करना, आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, टर्मिनोलॉजी बदल जाती है जब सब्जेक्ट बदलता है। वही शब्द कहीं और कुछ और है, कहीं कुछ और है, सब्जेक्ट के अनुसार टर्मिनोलॉजी होती है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आ रहा, लाजवाब सब्जेक्ट है ये। अभी तो कुछ नहीं शुरू हुआ है, हम आपको बेसिक बता रहे हैं। एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, डेफिनेशन से रिलेटेड पूछ लेता है, कितने प्रकार की परिभाषा है इकोनॉमी की वो पूछ लेता है ना। बेसिक बात है। जब इन्फ्लेशन जब शुरू हुआ था, हम लोग जानेंगे क्या होते हैं इन्फ्लेशन, क्या होते हैं चीजें, क्या होती है। हम तो यही जाने मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी सब क्या होती है, कितने टाइप की इकोनॉमिक्स होती है ना। डिफरेंस क्या है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में? हाँ नहीं, वो तो हिंदी हुआ उसका, वो तो हिंदी नहीं हुई। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र पढ़ने से पता चलता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से पता चलता है। अर्थशास्त्र पढ़ना है और इकोनॉमी क्या है, एक सीमित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है ना। चलिए बताएंगे, अभी लिखवाएंगे डिटेल में। चलिए हो गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो हाँ, ओरिजिनल अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र। एक ब्राह्मण थे वहां के कर्नाटक के, उनके पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र ओरिजिनली उनके पास था। शाम शास्त्री जो है, शाम शास्त्री, शाम नहीं शाम है। हाँ, ये जो है मैसूर की लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन नहीं, कहाँ बुक उपस्थित है। ठीक है, बहुत बुरी अवस्था में है। ठीक है, बहुत बुरी अवस्था में। ठीक है, नहीं, पांडुलिपि है, स्टोन्स पे जो है लिखी, ठीक है, कागज वागज पे। तो ठीक है, शिक्षा में बहुत बौद्धों का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा में, आपकी शिक्षा में बुद्ध को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दी जाती है? इसी कारण से एजुकेशन सेक्टर में मूवी आई तो उसमें हर धर्म की बुराई दिखाई दी, बुद्ध को कहीं दिखाया, लेकिन क्योंकि बुद्धिज्म में कोई ढोंग ढकोसले जैसी चीजें ही नहीं है, मतलब पाखंड जैसी कोई चीजें नहीं होंगी। ये कर लो तो वो कर लो, सीधे कैसा उनका सिद्धांत कर्मवाद है, कर्मकांडी कहीं नहीं है। उनका सीधा सिद्धांत है, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, पढ़ोगे तो ज्ञानी हो जाओगे। गोबर उठाने को खाते रहो, एक दिन कंडा पाकने लगोगे। बेसिक सिंपल सा सिद्धांत है, इसका कोई नहीं। वो इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इसका रीजन यही है। ठीक है, उनकी फिलॉसफी, चीजों को लेकर उनकी समझ, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत भिक्षुओं का जो बुद्धिस्ट मॉन्क उनका योगदान, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका योगदान है ना। और जो है क्या नाम हमारे, और जो वैदिक एज में जो मार्शल पढ़ा हैं ये सब है, इन्होंने जो है जो कुछ है फिलॉसफी इंडियन की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कुछ एक बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अगर देखें सुने के बहुत बड़ा उंगलियों पे आप गिन लेंगे, बहुत बड़ा। ठीक है, हम लोग यूरोपियंस को चाहे गाली दें और चाहे आज के समय की बात कर रहे हैं, आज के वर्तमान कंटेम्प्रेरी टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन में अगर आप बात करें तो आप अमेरिकन को और यूरोपियंस को, आप चाइनीज को गाली दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपका जो है क्या नाम फंडामेंटल राइट है, आप जितनी चाहे गाली दे लें। ठीक है, नेचुरल
जो राइट है फंडामेंटल नहीं है, वो नेचुरल राइट है, फंडामेंटल तो नहीं है। नेचुरल राइट है, जितनी चाहे गाली दे लो, कोस लो आप, लेकिन आप उनकी एग्जिस्टेंसी को आप नकार नहीं सकते हैं। आपकी शिक्षा पद्धति उनकी दी हुई है। आज जो आप पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में बैठ के, उन्हीं के दिया हुआ है, उन्हीं की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उन्हीं के आप कहें कि हम अर्थशास्त्र में बहुत विद्वान थे, तो बताइए हमारे सबसे बड़े अर्थशास्त्री का नाम, ले दे के एक मिलेंगे अपने पास। कौटिल्य। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र में बस अर्थशास्त्र छोड़ के सब ठीक है, उसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें अर्थशास्त्र छोड़कर सब कुछ है। बात समझ रहे? आप उसे अर्थशास्त्र, उसका नाम अर्थशास्त्र है, उसे अर्थशास्त्र की बुक ना समझे, कहीं कुछ नहीं है, बस मगध 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 है। अर्थशास्त्र उसका नाम है, लेकिन अर्थशास्त्र जैसा उसमें कुछ नहीं है। आप उनको जो चाहे जितनी चाहे गाली दे लो, लेकिन उनकी एजुकेशन पॉलिसी को, आप कपड़े जो पहने उन्हीं के तरीके का पहने हुए हैं, कहाँ है आपकी संस्कृति? बताइए कहाँ फॉलो कर रहे हैं? उन्हीं के बताए तरीके से खाना खा रहे हैं आप, उन्हीं के बताए तरीके से जो रह रहे हैं आप, और हर चीज में हम उनको कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वो चंद्रयान उन्होंने भेजा, हम भेज रहे हैं, उनके जो है क्या नाम, वैज्ञानिक ढंग से उनके भेज रहे हैं, उन्हीं के तरीके से भेज रहे हैं ना, जैसे वो भेजते हैं। कि हमारा कोई नया तरीका हमने खोजा है उस तरीके को। जो लॉन्चिंग जो क्या नाम पैड्स हैं और जो लॉन्चिंग साइट्स हैं, बनाना भाई किसने बनाया? उन्होंने बनाया, आपने बनाया, सब कुछ उन्हीं का है, चाहे क्या GSLV हो चाहे DSLV, दोनों। आप गाली मत दीजिए उन्हें, समझ रहे? गाली देने का मतलब है आप छोटे हैं, बस सोचता है उसे। आप इस तर्क पर हमें ये कह सकते हैं कि देश विरुद्ध बातें कर रहे हैं। देखिए, देश विरुद्ध बात नहीं है, सच्चाई है, और वो व्यक्ति सबसे बड़ा मक्कार होता है जो अपनी सच्चाई को न स्वीकारे। पहले अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा, आप कहाँ हैं, आपको मानना पड़ेगा कि हमारी ये कमी है, हम यहाँ हैं। जब आप स्वीकार कर लेंगे इस चीज को कि ये हमारी कमी है, हम यहाँ हैं, तब आपके परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, क्योंकि तब आपका दिमाग आपकी एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तैयार करेगा, है ना? आपका मैकेनिज्म काम करेगा, एक ऐसा वे बनाना जहां हम आगे बढ़ सकें। सही बात है कि नहीं? अभी आप इसी में उलझे हैं कि हम महान हैं, हम महान हैं, तो आपका दिमाग कह रहा हो महान बने रहिए, आप महान, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखें ये चीज समझ में आई समझ में? एक बेसिक सा, जैसे अगर हम लोग कहें इसको एक फिगर से अगर हम लोग समझना चाहें, अगर एक फिगर से हम इसे समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, ये क्या है? हमारा संसाधन है, रिसोर्स है हमारा, है ना? एक व्यक्ति है जिसके पास ये 10,000 रुपए है, और क्या है इसकी जरूरत है, इसकी बॉन्ड्स है कि नहीं? इनकी जरूरतें हैं, है ना? अब क्या करेगा? इन बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए ये इसका रिसोर्स है, रिसोर्स है ना? रिसोर्स का मतलब हमने क्या जाना? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला माध्यम, है ना? मीडियम है, माध्यम है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दो। 10,000 रुपए हमारी बॉन्ड्स क्या है? अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, है ना? बहुत सारी चाहते हैं कि जो हमारी बॉन्ड्स हैं, ये व्यक्ति इसकी बॉन्ड से इसका रिसोर्स है। अब इस रिसोर्स को, इस रिसोर्स से इन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने की प्रयास करेगा, है ना? ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है। रिसोर्स कम है और ये बॉन्ड्स क्या है? बहुत ज्यादा है। और लेकिन इसी रिसोर्स में इसे अपनी
से जितना ज्यादा लाभ होगा उस वांट को सबसे पहले सेटिस्फाई करेगा और मैक्सिमम रिसोर्स उसी पर खर्च करेगा। बात समझ रहे हैं? एक बैलेंसिंग डिविडेंड होगा उसका, ठीक है, एक बैलेंसिंग डिविडेंड होगा जो मतलब जो उसका लाभांश है उस लाभांश को सेटिस्फाई जो क्या नाम देखेगा, अपने लाभांश को बांटेगा, देखेगा कौन सा ज्यादा जरूरी है, कौन सा कम है, कौन सी और कम है, कौन सी और कम है हमारी कौन है ना। हमारी जरूरतें जो सबसे पहली जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो इस रिसोर्स के जरिए क्या करेगा, सबसे पहले उसी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमने किया कोचिंग में, कोचिंग का पैसा सीमित था, लगा हमें सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए, बोर्ड, मार्कर, एक हॉल, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और सबसे जरूरी है। तो हमने अपने रिसोर्स का जो मैक्सिमम हिस्सा कहाँ खर्च किया, इन्हीं चीजों पर। और फिर जो लग्जरीनेस है उसको हमने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया, 4 से 6 पंखे कर लिए, है ना, ये जो है पोडियम बनवा लिया, है ना, जूते पहन के आने लगे। बात समझ रहे ना? लेकिन हमने अपने रिसोर्सेस किस पे खर्च किए पहले, अपनी जो सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे मेन वांट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग डिविडेंड। बैलेंसिंग डिविडेंड कहेंगे मतलब सबसे जरूरी चीज को सबसे पहले सेटिस्फाई करना। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए है डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, समझ में आ रहा है ना? अगर इसको फिगर से समझें तो इस संसाधन का, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके बीच अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है हमारा रिसोर्स। तो हम एक जर्नल परिभाषा बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, एक लाइन, अगर हम लोग एक लाइन में परिभाषा बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, एक लाइन में आंसर। अगर हम कहें एक लाइन में आंसर दे दीजिए आप, तो बताइए क्या आंसर देंगे एक लाइन में। सीधी सी बात है, संसाधनों का बंटवारा। देखिए एक लाइन में आंसर अगर आपको देना चाहें क्या कहेंगे, संसाधनों का बंटवारा। आप समझ रहे हैं, कर तो रहे हैं संसाधनों का बंटवारा। कैसे? नहीं, देखिए क्या होता है, जब जरूरत है या तो हमारे लिए उसके लिए अलग से फंड बनाया जाता है। एक कंटीजियस फंड होता है, कंटीजियस फंड कहलाता है, वो आप रखते हैं घर पे अपने, नहीं रखते हैं क्या? रखते हैं सर। उसको निकालते हैं, खर्च करते हैं क्या? कब खर्च किया जाता है? जरूरत पड़ने पर। जब लग रहा है अब नैया जाने वाली है, तब उस फंड को निकालते हैं। वो भी हमारी एक बॉन्ड है, समझिए, वो भी आपकी क्या है, बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आपातकाल में जो इरेगुलर हमारी बॉन्ड है, जिसको हम रोज यूज नहीं कर रहे हैं, जब जरूरत होगी तब यूज करेंगे, वो हमारी क्या है, वो भी एक बॉन्ड है। उसके लिए भी हम पैसे को क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेविंग होती है हमारी उन्हीं इरेगुलर बॉन्ड के लिए। आपने ये महीने भर की सैलरी है उसकी, मान लीजिए ये महीने भर का खर्च है उसका, इसी में एक एडिशनल और एक्सेप्शनल खर्च है, अचानक से कार्ड आ गया किसी का, शादी में जाना है और आपको जो है इमीडिएटली जो है 5,000 रुपये चाहिए, क्योंकि आपको देना है वो पैसे शादी में। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि आपकी बॉन्ड तो क्लियर है,
रेंट देना है, दूध देना है, दूध का पैसा देना है, ग्रोसरी वाले को देना है, ये देना वो देना, लॉन्ड्री वाले को देना है ना, पानी का देना है, फिक्स है कि नहीं है। अब आपके आप कैसे कटौती करेंगे? तो आपके पास एक इरेगुलर वांट है सेविंग, वो भी आपकी एक वांट है, एक जरूरत है आपकी। बात समझ में आई? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर कर रही है टॉपिक पे। एक भी किसी भी कहीं भी किसी तरीके से जो है आपके कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होना चाहिए, एकदम जबरदस्त होना चाहिए नॉलेज आपका, कि अगर क्वेश्चन बने तो खड़ाक से क्लियर हो, आपको कहीं से फंसने के चांसेस ना हो। वो भी एक पॉइंट है, उसके लिए हमारे पास सेविंग नाम की बॉन्ड है, उसको हम करते हैं, कुछ हिस्सा पैसे का बचा कर रखते हैं। सेविंग नाम की संसाधन सर, संसाधन सेविंग संसाधन है सर, उसको लेंगे उसमें वरना बॉन्ड। क्या? अच्छा बताइए, क्या सेविंग संसाधन है? पहले तो वांट है, वो जरूरत है आपकी, ठीक है। अब उस जरूरत में से आपने मान लीजिए आपने जो है 5 लाख रुपए सेविंग कर रखी है, ये आपकी बॉन्ड है। कहाँ? जब ये 10,000 आपका जो रिसोर्स है, इसमें एक आपकी बॉन्ड है ये आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं? जमा करते हैं। बात समझ रहे? अब जब इसमें से आपको एक एक्सेप्शनल जो है एक्सपेंडिचर है, एक एक्सेप्शनल खर्च है आपके पास, उसको करना है, तो अब आपके पास ये रिसोर्स है। कब? जब कोई इमरजेंसी में, है ना, आपातकालीन स्थिति में आपके पास एक ये जो है, ये जो बॉन्ड है, ये क्या बन गई? सेविंग, जो सेविंग बॉन्ड थी आपकी, ये क्या बन जाएगी? आपका संसाधन बन जाएगा। बाद में बन जाएगी, पहले नहीं होगी। पहले कैसे है संसाधन? हाँ सर, पहले तो संसाधन का मतलब क्या है? जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। तो अभी आपकी क्या जरूरत है? आपका तो वो बॉन्ड है, हाँ आपका पैसा जा रहा है 200 300 रुपए, जो भी 5,000 10,000 जो भी जमा करा तो जा रहा है ना, अभी इकट्ठा हो रहा है ना। तो ये क्या है आपकी? अभी नीड है, बॉन्ड है, जरूरत है, जमा कर रहे हैं, ये भविष्य में एक रिसोर्स बन करने के लिए हमारे लिए। जैसे अभी एजुकेशन आपकी बॉन्ड है, आपकी जरूरत है, लेकिन एक दिन ये क्या बन जाएगी? आपका रिसोर्स बन जाएगी। जैसे जब हम पढ़ रहे थे तो ये हमारे लिए क्या थी? बॉन्ड थी, एक नीड थी, लेकिन आज हमारे लिए क्या बन गई है? रिसोर्स बन गई। आज हमारा रोजगार का माध्यम बन गई, हमारे लिए रिसोर्स बन गई, कमाई का जरिया बन गई। जितने भी इन्वेस्टमेंट है सर, वो पहले जरूरत है, बाद में आगे रिसोर्स बन जाएंगे। बन जाएंगे, रिसोर्स बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? बात समझ रहे ना? हर चीज को समझिए, क्लियर है? एक लाइन में अगर हम लोग डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, एक लाइन में उत्तर दीजिए, जो है क्या परिभाषा होगी इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा होगी? एक लाइन में जवाब दीजिए। संसाधनों का बंटवारा, बात खत्म। सीमित संसाधनों का बंटवारा, है ना? लिख लीजिए, लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात कैसे हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि सीमित संसाधनों का बंटवारा इकोनॉमिक्स